तो जैसे लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशंस के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन के बारे में हम देख रहे थे। तो इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब हमारे बाल के जैसा साइज का ये एक थ्रेड होता है, जिस थ्रेड के अंदर दो हिस्से होते हैं। अंदर वाले हिस्से को कोर कहा जाता है, बाहर वाले हिस्से को क्लैडिंग कहा जाता है। क्लैडिंग उसे एनकैप्सुलेट करता है आउटर साइड से। तो ये क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हमेशा कम होगा और कोर का ज्यादा होता है। तो जब हम लाइट को पास करते हैं ना कोर में, तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाता है और एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होने की वजह से अंदर मल्टीपल टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है और दूसरे एंड से बाहर निकलता है। तो यही चीज जो है ऑप्टिकल फाइबर का, ये हम यूज करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में, लाइक कम्युनिकेशन पर्पस या फिर मेडिकल में भी इसे यूज किया जाता है, मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए। जैसे आपको पता होगा जो हमारा एंडोस्कोपी होता है, उस एंडोस्कोपी में हमारे वेन्स के जरिए एक थ्रेड को क्या करते हो, हमारे हार्ट की तरफ भेज देते हैं और फिर वो थ्रेड पूरा एनालिसिस करता है। और ये थ्रेड जो होता है वो दूसरा तीसरा और कोई नहीं, ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, जिसके फ्रंट एंड पर कैमरा लगा होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन का हमें डिटेल में पिक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे हमें समझ में आता है कि अगर हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है तो कहाँ पर है, कितना है, ओके, उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाता है। तो मेडिकल साइंस जो इतना ग्रो कर रहा है ना, तो इसमें मेन रीजन है कि ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर अगर नहीं होता तो बहुत सारे सर्जरी जो होते हैं हार्ट के कॉम्प्लेक्स, तो ये करने में बहुत सारा दिक्कत आ सकता था। इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर बहुत हेल्प करता है ऐसे सर्जरीज में। जो भी क्रिटिकल पार्ट होता है जहां पर हम सर्जरी नहीं कर सकते, तो ऐसे पार्ट का भी एनालिसिस करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर काम में आता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन पर्पस तो है ही। अभी जो आपको पता होगा जियो ने या फिर एयरटेल ने बहुत सारे गीगा फाइबर्स लॉन्च किए। गीगा फाइबर मतलब जीबीपीएस में वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। जीबीपीएस का मतलब होता है गीगाबाइट्स पर सेकेंड। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर अगर करना, तो एट द टाइम हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर 5th जनरेशन जो हमारा लाएगा कम्युनिकेशन का, तो वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आएगा। नेक्स्ट डिकेड में हर घर में ऑप्टिकल फाइबर होगा, याद रखिएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट और इसके एप्लीकेशन है। इसके ड्रॉबैक बहुत कम है। इनिशियली इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी रिसेंट इसका इन्वेंशन हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके कॉस्ट को भी कम होते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर सेकंड एप्लीकेशन हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट है मिरेज। ओके, मिरेज आपको पता होगा डेजर्ट में ऑकर होने वाला ये फिनोमिनॉन है। क्या रहेगा, आप देखिएगा कैसे होता है। डेजर्ट में आपको पता है मतलब बहुत सारा टेम्परेचर वहां पर होता है, और इस टेम्परेचर के चलते ये फिनोमिनॉन ऑकर होता है। सपोज कोई अगर एक पर्सन है जो डेजर्ट में किसी पेड़ को या किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ओके, तो सरफेस बहुत हॉट होने के कारण क्या हो जाता है, जमीन के करीब का जो एयर है वो रेयरर हो जाता है, और जमीन के ऊपर वाले हिस्से का जो एयर है वो डेंसर हो जाता है। मतलब नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं ना, तो रेज का जो डेंसिटी वो उल्टा हो जाता है, नीचे रेयरर हो जाता है और ऊपर डेंसर। बाकी के दिनों में या फिर जो हमारे नॉर्मल डेज होते हैं ना, उसमें ऊपर एयर कम डेंसर होता है, रेयरर होता है, और नीचे ज्यादा डेंसर होता है। जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एयर का डेंसिटी बढ़ने लगता है। कब? नॉर्मल डेज में। नॉर्मल डेज मतलब हमारे रेनी डेज और विंटर डेज में। लेकिन समर डेज में क्या हो जाता है, सरफेस बहुत हॉट होने के कारण सरफेस के करीब का जो एयर है वो रेयर हो जाता है, और सरफेस के ऊपर का जो एयर है वो डेंसर होने लगता है। इस वजह से क्या हो जाता है, ये जो पेड़ नजर आ रहा है, ये इस पर्सन को कैसे नजर आएगा, ये पेड़ का एक शैडो से नीचे नजर आता है। यहाँ पर कुछ भी पानी नहीं है, समझ में आ रहा है, ये जमीन है। जमीन पर ही उसको एक हिलता हुआ शैडो नजर आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसे शैडो को ही हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल डेज में ये शैडो से नहीं दिखेगा, सिर्फ ये हॉट डेज में ही दिखता है, मतलब समर डेज में ही दिखता है। और ये किस वजह से ऑकर होता है, क्योंकि एयर का डेंसिटी रिवर्स हो जाता है, और इस वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है रेज का। नॉर्मल डेज में रेज टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन मतलब ऐसे दिनों में हॉट डेज में क्या हो जाता है, एयर का डेंसिटी रिवर्स होने के कारण ये रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके उसी मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और इस पर्सन को इस पेड़ का एक शैडो नजर आता है। ओके, ऐसा एक इल्यूजन उसको आंखों को होता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीसरा फिनोमिनॉन है। इसके जैसा एक कोरिलेट करने वाला फिनोमिनॉन है। एक इल्यूजन हमारे आंखों को होता है, आपने देखा होगा समर डेज में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो दूर कहीं आपको पानी नजर आता है, लेकिन उस जगह के करीब जाने के बाद, मतलब अगर आप हाईवे पर जाते हो, ओके, गाड़ी से अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप देखते हो कि दूर कहीं आपको पानी नजर आता है, लेकिन जब आप वहां पर जाते हो तो पानी होता ही नहीं है। तो ऐसा ये जो इल्यूजन है ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑकर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। सबसे पहले ब्रिलियंस ऑफ डायमंड मैंने आपको बताया, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद मिरेज, ओके, याद रखना हर एक फिनोमिनॉन, मिरेज। और भी एक फिनोमिनॉन है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आपने सुना होगा, जो सबमरीन होते हैं, ये सबमरीन पानी के नीचे रहने के लिए बने जाते हैं, लेकिन पानी के ऊपर का अगर उनको कुछ ऑब्जर्वेशन करना हो ना, तो ऐसे शेप का एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसको पेरिस्कोप कहा जाता है। ये पानी के नीचे रहकर भी पानी के ऊपर का जो नजर आए वो देखने में हेल्प करवाता है, तो इसको पेरिस्कोप कहा जाता है। इसके दो एंड्स पर जो कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, इसके दो कॉर्नर्स पर दो मिरर्स लगे होते हैं, प्लेन मिरर्स, जो 45 डिग्री से इंक्लाइंड होते हैं। पहला रे 90 डिग्री डिफ्लेक्शन करता है इंसिडेंट रे का, दूसरा, मतलब बड़ा वाला डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, ऐसा ये शेप होता है पेरिस्कोप का, ठीक है। इसके जो दो एंड से ना, यहाँ पर दो प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, 45 डिग्री से एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं। यहाँ से देखते वक्त जो भी इंसिडेंट रेज होते हैं ना, ये मिरर को लगकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं, और ये सभी रेज 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद और एक बार ये डिफ्लेक्ट होकर और एक बार 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई बी लेटर अगर यहाँ से देख रहा है तो ये बी लेटर यहाँ पर आते हुए उल्टा हो जाता है, और एक बार रिफ्लेक्शन होने के बाद, और एक बार लैटरल इन्वर्जन होने के बाद ये जो बी है वैसे वैसे सीधा यहाँ से जो पर्सन देखने वाला है उस पर्सन को ऑब्जर्व होता है। मतलब विदाउट एनी इन्वर्जन आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वही कुछ डिस्टेंस नीचे भी दिखाई देता है, तो इसी बीट को पेरिस्कोप कहा जाता है। ओके, जो पानी के नीचे रहकर पानी के ऊपर की सतह का ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प करते हैं, तो इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनॉन है, ठीक है। तो बस इतना ये है जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ओके। और तो इसके बाद ये बीट खत्म हो जाता है। गिव द नेक्स्ट रीडिंग। अभी नेक्स्ट बीट आएगा इस चैप्टर का, दैट इज रिफ्रैक्शन एट अ कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन एट अ कर्व्ड सरफेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बीट है। रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, ऐसे लिखा तो अच्छा रहेगा। तो सिंगल कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन हमें देखना है। तो ये सिंगल कर्व्ड सरफेस आइदर कॉन्केव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम ऐसा शेप लेते हैं। इसके बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू1 है, अंदर वाले का म्यू2 होगा। तो ऐसे एक कर्व्ड सरफेस है सिंगल, ओके। तो इस कर्व्ड सरफेस के अंदर वाले रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 रहेगा और बाहर वाले का म्यू1 रहेगा, ओके। और यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उससे जो निकलने वाले रेज है वो यहाँ पर आते हैं, और इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑकर होता है, तो इसका रे यहाँ पर आने वाला है, इसका ये प्रोजेक्टेड पाथ रहेगा। तो ये अगर सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर फिर इमेज फॉर्म होता है यहाँ पर ऐसे। तो ये इमेज का जो एंगल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो गैमा होगा। ये सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एंगल होगा प्रोजेक्टेड पाथ ऑफ रे का, तो ये बी रहेगा, बीटा रहेगा यहाँ पर, ओके। यहाँ का जो एंगल है वो थीटा 2 दिया है। इसका मतलब डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन करके हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। मतलब ये पहला रिफ्रैक्शन का एंगल है थीटा 1, ये थीटा 2 रहेगा, ओके। इसके बाद बाहर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू म्यू1 है, और यहाँ पर अल्फा रहेगा, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों का रिलेशन करके फाइनल आंसर हम निकालते हैं, और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल टू
μ2 माइनस μ1 बाय आर, μ2 माइनस μ1 बाय आर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, डायग्राम के साथ ये फॉर्मूला आप लिख लो। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। ठीक है, लिख लो इसे अच्छे से। सर आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इमेज, आई मतलब इमेज रहेगा, ओके। ओ मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका इमेज यहाँ पर ऑकर हो रहा है। तो ऐसा एक केस है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये तीन अलग अलग रेस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाए हुए एंगल से। ठीक है, तो जस्ट एंगल के एनालॉजी से फाइनल आंसर निकालना पड़ता है, तो तब जाकर ये डेरिवेशन मिलता है। डेरिवेशन है इसका, इस टॉपिक में बहुत सारे डेरिवेशन है, लेकिन कुछ लगने वाले हैं नहीं हमें, इस वजह से याद रखिएगा इसे। ठीक है, कुछ दिक्कत बच्चों यहाँ तक? सी क्या है वो, मतलब सी पॉइंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक कर्वेचर है ना, तो इस कर्वेचर का कुछ ना कुछ सेंटर रहने वाला है, तो वो सेंटर मतलब सी रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ से अगर हम देखते तो ये पोल रहेगा, ये P2C जो डिस्टेंस है इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कहेंगे। ये P2I जो डिस्टेंस है इसे हम इमेज डिस्टेंस V कहेंगे, और ये P2O जो डिस्टेंस है इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कहेंगे। तो U, V और R इन तीनों में ही रिलेट करने वाला ये फॉर्मूला है, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये 3 या 4 केसेस में कुछ अलग अलग हो जाता है, इसके ऊपर 2 मिनट वो नोट ठीक है, डाउन करना। ठीक है, ठीक है, करो जल्दी से। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से देखना, इसके ऊपर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई आपको फ्लावर पॉट दिया जाता है, और उस फ्लावर पॉट के अंदर का कुछ ऑब्जेक्ट दिया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ना फ्लावर पॉट पता है आपको ऐसा होता है, तो ऑब्जेक्ट दोनों भी कर्व सरफेस के साथ इंटरेक्ट होगा, तो दोनों के आंसर्स निकालते वक्त आपको कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं इस केसेस में। ओके, मतलब ऐसे सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं, जरूर हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे। तो वो देखने से पहले इसके कुछ स्पेशल केसेस हमें ये टॉपिक पढ़ते वक्त आने वाले हैं। ओके, तो उन केस का सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना हो। तो ऐसा अगर सरफेस रहा, कर्व सरफेस अगर इस दिशा में रहा, ठीक है, और फिर ये हमारा पोल रहेगा, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमेशा हम जो भी डिस्टेंस होते हैं ना कर्व सरफेस में, वो हम पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पोल रहेगा और फाइनल पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आर मेजर करते वक्त हम टूवर्ड सी जाने वाले हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड है अगर इस कर्व सरफेस के, तो इसके जो रेज है वो यहाँ से यहाँ जाने वाले। तो ये रहेगा लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दैट इज इंसिडेंट लाइट। ये रहेगा हमारा इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आर हो, तो फिर इस केस में क्या हो जाता है, आर का वैल्यू आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, टेक द वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव इन दिस कंडीशन। अगर इसके बाद देखिएगा, फिर अगर ये सी अंदर रहा, या आर अगर यहाँ पर रहा, तो सॉरी पोल अगर यहाँ पर रहा, तो P2C ऐसा रहेगा। लेकिन अगर इंसिडेंट रे अंदर से बाहर आ रहा है, ओके, ये ऐसा शेप है कर्व सरफेस हमारा, और इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट लाइट अब अंदर से बाहर आ रहा है, सी से आर की ओर जा रहा है इंसिडेंट लाइट, और सॉरी सी से पी की ओर जा रहा है हमारा इंसिडेंट लाइट, लेकिन P2C आर होता है हमारा, तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर आर का वैल्यू निगेटिव लेना। ठीक है, दोनों केसेस समझ में आ गए बच्चों? इंसिडेंट लाइट के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन रहा तो प्लस लेना, अपोजिट रहा तो माइनस लेना। ठीक है, अब इसके दो रिवर्स केस है।
मतलब इसका डायग्राम हम उल्टा बनाने वाले हैं अब। अगर हमारा कर्व सरफेस इस दिशा में रहा, ठीक है, हमारा कर्व सरफेस इस दिशा में, और अगर इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रहा है, रे इंसिडेंट लाइट जो है ये यहाँ से अगर आता है, तो फिर अब क्या होगा देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे यहाँ पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो मतलब पोल यहाँ पर होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए हमें इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो इस वजह से यहाँ पर आर का वैल्यू निगेटिव रहेगा। बहुत अच्छे से दिखना है। और लास्ट केस इसका, हमारा कर्व सरफेस कुछ इस दिशा में है और इंसिडेंट लाइट का भी डायरेक्शन इसी दिशा में है। ओके, तो सॉरी, अभी इंसिडेंट लाइट बाहर से अंदर आने वाला है, यहाँ से यहाँ इंसिडेंट लाइट। तो फिर इस केस में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाना पड़ेगा हमें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर रहेगा। तो इस वजह से ये आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है फिर, पॉजिटिव। ठीक है, चारों केस अच्छे से ऑब्जर्व करो। जिसके मतलब कर्व सरफेस के हमेशा इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, और उसी के डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट लाइट है, तो फिर इंसिडेंट लाइट कहाँ से निकलता है, जहां से ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, तो फिर इंसिडेंट लाइट यहाँ से यहाँ जाने वाला है। इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब इंसिडेंट लाइट अंदर से बाहर जाने वाला है कर्व सरफेस के। ओके, और नीचे उसके एग्जैक्टली अपोजिट केसेस दिए, तो आपका कर्व सरफेस कैसा है वो देखना, और फिर सोच समझ कर आंसर देना कि आर का वैल्यू कैसा रहेगा और क्या रहेगा। ये अगर आपको समझ में आता है तभी आप इसके ऊपर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कुछ दिक्कत बच्चों यहाँ तक? आ गया समझ में? तो अभी देखिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर द गिवन सिचुएशन। तो देखिएगा, ये ऐसा एक स्पेरिकल सरफेस रहेगा, और इस स्पेरिकल सरफेस के ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ऐसे आ रहे, और यहाँ पर आके वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर आकर ये सब कन्वर्ट होने वाले, अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रहेगा, बाहर वाला एयर है मीडियम, अंदर वाला मतलब यहाँ पर भी एयर है। ओके, और ऐसा ये बीट है। तो इस केस में हमें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पर दो कर्व सरफेस है, तो यहाँ पर हम कर्व मतलब वो फॉर्मूला यूज करते हैं पहले केस में, एयर टू उस मीडियम में जाने वाला जो रे रहेगा, ये वाला केस। तो इसमें हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो अब क्या रहेगा देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो म्यू टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, और म्यू मतलब क्या है, इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इस कारण ये अंदर फॉर्म हो रहा है, इस वजह से म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रहेगा, दैट इज म्यू टू। वी मतलब इमेज डिस्टेंस है जो यहाँ पर डायमीटर के करीब आने वाला है, तो डायमीटर मतलब भी 2r रहेगा, इस वजह से आपको वी का वैल्यू क्या लेना है, 2r लेना है। समझ में आ गया क्यों लिया? यहाँ से बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि ये सर्कल है, तो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड रे जा रहा है, मतलब वो कहाँ पर जाकर कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे एंड में। तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस रहेगा सर्कल के दो डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में, कितना डिस्टेंस रहेगा, 2r रहेगा, डायमीटर के बराबर। इस वजह से मैंने v का वैल्यू 2r लिया, माइनस म्यू वन का वैल्यू, म्यू वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, वो 1 रहेगा। ओके, और म्यू का वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिएगा, ऑब्जेक्ट के जो रेज है वो एक दूसरे को कैसे है बताओ, ऑब्जेक्ट के रेज एक दूसरे को कैसे बताओ, पैरेलल। पैरेलल है। तो इसका क्या मतलब है बताओ, इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा,
ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहने वाला है बताओ फिर। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है ना, तभी उसके आने वाले रेज एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। दैट्स वाई यू का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिट लेना पड़ेगा हमें, माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू का वैल्यू म्यू है, म्यू वन का 1 है, तो म्यू माइनस 1 बाय डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। तो बस अब इसे ही सॉल्व करना है, फाइनल आंसर मिल जाएगा। 1 बाय इन्फिनिटी 0 आएगा, तो ये आएगा फिर म्यू बाय 2r मस्ट बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू आर। तो ये आर आर गेट कैंसल, फिर ये 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू म्यू आएगा। फिर ये म्यू उधर जाके माइनस होगा, 2 इधर आएगा, तो फिर फाइनली म्यू का वैल्यू मिलेगा 2। तो यही हमें निकालना था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस कंडीशन। तो ये हमने निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सभी को क्वेश्चन ये। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन रहेंगे, वो देखकर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल कर्व सरफेस हो जाता है। इसके बाद रिफ्रैक्शन एट ए डबल कर्व सरफेस, मतलब ये लेंस होता है, तो यहाँ से लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उसके बाद फिर उसके अलग अलग केसेस, जैसे हमने मिरर्स के केसेस देखे थे, वैसे ही लेंस के भी केसेस होते हैं, वो सब हमें देखना है अगले लेक्चर में। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम वो पूरा बीट देखते हैं। ठीक है, कल प्रोबेबली लेंस स्टार्ट होकर खत्म हो जाएगा बहुत हद तक, और कुछ बचा तो फिर बाद में लेंगे हम। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, लेंस और मिरर को कंबाइन करके हमें कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस लेना है फिर, तो वो सब हम बीट देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जितना भी हुआ है बीट अच्छे से याद रखिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेन पार्ट था हमारा आज का, जो लिया है हमने। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपको ग्रुप पर भेज देता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। थैंक यू।